स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मेंडल के बारे में पढ़ लिया था। जो उन्होंने पी पर एक्सपेरिमेंट करे वो पढ़ लिए थे और उनका फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया था। हमने एक स्क्वायर बना के देखा था जिससे हमें पता चला था कि दो जनरेशन्स आती हैं, F1 और F2, और एक एलील डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। When experiments on pea were repeated using the other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. अब जब पी के ऊपर करे हुए एक्सपेरिमेंट, यानी जो मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट थे वो दूसरे प्लांट्स में करे गए, तो ये पता चला कि कभी कभी F1 जनरेशन में एक ऐसा फिनोटाइप आता है जो दोनों में से किसी को भी रिजेंबल नहीं करता है, वो दोनों के बीच का कुछ होता है। अब इसका एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, या जिसको स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम स्पीशीज़ भी कहा जाता है। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसका क्रॉस मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें उन्होंने लिया रेड फ्लावर जिसका हमने लिया RR, उसके बाद उन्होंने लिया वाइट फ्लावर जिसका लिया r। अब हमको पता है F1 के लिए हमको एक गैमीट इसमें से लेना है, एक गैमीट इसमें से लेना है। तो जब हमने ये दोनों गैमीट्स को लिया तो इससे जो R और R बना, इसका कलर पिंक था। जो F1 जनरेशन में बना इसका कलर पिंक था, तो पिंक बन गया, यानी कि ना तो वो रेड है ना तो वो वाइट है, वो दोनों का मिक्सचर है, तो पिंक कलर बना। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि ना तो कम्प्लीटली वो रेड है ना वो कम्प्लीटली वाइट है, इनकम्प्लीट है ये। अब इसके बाद हमको पता है F2 के लिए हम किसको क्रॉस करेंगे, इस पूरे को लिख कर इस तरीके से, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो क्या क्या मिलेगा हमें, दो कैपिटल R, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल और दो स्मॉल। तो अब जो ये बने थे, तो ये जो पहला बना था ये बना रेड, ये जो दो बने ये किसके जैसे हैं, इसके जैसे, तो यानी ये दोनों क्या बनेंगे, पिंक, ये दोनों बने पिंक। और ये जो तीसरा बना ये बना वाइट, क्योंकि हमारा स्मॉल r जो है वो वाइट का जीन है। तो अब इनका रेशियो क्या हुआ, फिनोटिपिकली देखें, अगर हमको फिजिकली कैसे दिखाई देंगे, एक रेड दिखाई देगा, दो पिंक दिखाई देंगे, एक वाइट दिखाई देगा, तो 1:2:1 ये इसका फिनोटिपिक रेशियो रहा। और अब क्योंकि इसके जीन्स हम देखें तो इसका जीनोटिपिक भी 1:2:1 है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में एक जीन है, ये दो अपने आप में एक जीन है और ये अपने आप में एक जीन है। तो हमको याद रखना है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसका फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो सेम आता है। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन हमने कर दिया, रेशो जो भी था। Genotype ratio were exactly as we could expect in any Mendelian hybrid cross, but the phenotypic ratio had changed from 3:1 dominant is to recessive ratio। यानी कि जीनोटिपिक तो हमने इसके पहले भी जब देखा था, यहाँ पर देखिए, जब हमने जीनोटिपिक यहाँ पर देखा था तो 1:2:1 ही था, जैसे सेम उसमें आया, पर फिनोटिपिक जैसा इसमें 3:1 था वो चेंज हो गया। तो हमको याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो दोनों रेशो हैं वो सेम आते हैं, 1:2:1। तो अब हम देखते हैं कि डोमिनेंस एक्चुअली होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, कुछ डोमिनेंट क्यों होते हैं कुछ रिसेसिव क्यों होते हैं। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज। हर जीन, जैसा कि हमको अभी तक पता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक की। इन जीन एज अ पेयर ऑफ एलील, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम हैं, हम 2n हैं, दो कॉपीज होती हैं हर जीन की, पता है हमें। नाउ दीज टू एलील नीड नॉट बी आइडेंटिकल, यानी ये हेट्रोजाइगोट हो सकते हैं, कुछ एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और ये अपने हिसाब से मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन को करते रहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जीन का, जिसके पास इंफॉर्मेशन है एंजाइम प्रोड्यूसिंग की। अब इसके दो कॉपी ऑफ जीन है, तो एलिलिक फॉर्म। लेट अस assume as in more common that the normal allele produces normal enzyme that is needed for the transformation of substrate S. Theoretically the modified allele can be responsible for normal। अब क्या है, इसका मतलब है कि एक कोई जीन है, मान लो
जो एंजाइम आगे देता है अब उसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या कर सकता है, या तो वो नॉर्मल रहेगा या फिर एंजाइम थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, हो सकता है कि एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाए, या हो सकता है एंजाइम कुछ बचे ही ना। तो मॉडिफिकेशन से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, यानी जो पहला केस हमने देखा जिसमें वो नॉर्मल ही देगा एंजाइम को, तो हो सकता है कि वो चेंज ही ना हुआ हो, दोनों इक्वली हों। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, यानी सबस्ट्रेट जो एस हम एंजाइम के थ्रू भेजना चाहते हैं वो चला जाएगा। ऐसे इक्विवेलेंट एलील के पेयर बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन अगर कोई एलील है जो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या कोई भी एंजाइम नहीं बता रहा है, जैसा सेकेंड और थर्ड पॉइंट में लिखा है, तो फिनोटाइप अफेक्टेड हो जाएगा। यानी फिनोटाइप जो है वो सिर्फ किसकी फंक्शनिंग पर डिपेंडेंट है, अनमॉडिफाइड एलील भी, जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, जो अभी भी फंक्शन कर रहा है, जिससे पता चलता है कि जो ओरिजिनल फिनोटाइप होता है वो डोमिनेंट एलील होता है, और यूजुअली जो मॉडिफाइड एलील होता है वो रिसेसिव एलील होता है। तो हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल में रिसेसिव ट्रेट दिखता है जो नॉन फंक्शनल एंजाइम का, या फिर कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस। अभी हमने देखा, पहले हमने डोमिनेंस देख लिया, हमने अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लिया, अब हम देखेंगे कोडोमिनेंस। Codominance. Till now we were discussing crosses with F1 resembled either of the two parents or was in between. But in case of codominance, the F1 resemble both parents. तो अब अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब था दोनों को रिजेंबल नहीं करेगा, डोमिनेंस का मतलब था किसी एक को करेगा जो डोमिनेंट होगा, जो ज़्यादा हैवी होगा। अब कोडोमिनेंस जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, दोनों ही डोमिनेंट हैं तो दोनों को शो करेगा। इसका एग्जाम्पल है अलग अलग टाइप के आरबीसी जो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप को बताते हैं। हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो जिस जीन से कंट्रोल होता है वो होता है जीन आई। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है रेड ब्लड सेल की, उसके पास शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो उसके सरफेस से निकलते हैं, एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। जीन आई के 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी, आई आई। एलील्स आई ए और आई बी जो है वो अलग अलग शुगर करते हैं, जबकि आई जो है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो हम समझ गए अगर ये कुछ भी फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये रिसेसिव होगा और ये डोमिनेंट होंगे। ठीक है, अब हर पर्सन के पास में दोनों में से, तीनों में से 2 जीन तो होते ही हैं। आई ए और आई बी कम्प्लीटली डोमिनेंट है इसके ऊपर। ठीक है, तो जब भी आई ए या आई प्रेजेंट होगा तो सिर्फ ये एक्सप्रेस होगा, क्योंकि आई छोटा वाला आई तो कुछ बना ही नहीं रहा है। जब आई बी और छोटा आई प्रेजेंट होगा तो हमेशा आई बी निकलेगा, लेकिन जब ये दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये दोनों ही डोमिनेंट है, तो इसलिए कोडोमिनेंस दिखाएंगे। इसलिए आरबीसी के पास में दोनों टाइप की शुगर्स होती है। तो इससे 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पे देखें, मान लो आई ए और आई ए है तो क्या आएगा, हमें पता है ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। आई ए आई बी है तो हम जानते हैं क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं तो दोनों शो करेंगे, तो ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा। अगर आई ए और आई है तो हमको पता है ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए डोमिनेंट ये है तो ए बनेगा। अब फिर से बी और ए आ गए, दोनों डोमिनेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। बी है तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा। बी और आई हैं तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, और आई और आई हैं तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो टोटल हमारे ब्लड ग्रुप हो गए ए बी और ओ। क्योंकि ये दोनों ही कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो इसको हम ओ बोल दिए। तो ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हमें इस चीज़ से मिलते हैं, और 6 टाइप के जीनोटाइप हैं ये। ठीक है, जीनोटाइप 6 टाइप के बन जाएंगे, ये ए इस टाइप से, और ये फिनोटाइप दिख गए। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल था स्नैपड्रैगन। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। Do you realize that example of ABO blood grouping also provide a good example for multiple alleles? ये multiple alleles का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हाँ 3 alleles एक साथ आ रहे हैं एक ही कैरेक्टर के बारे में। तो अगर मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल पूछते हैं तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप आएगा। ओकेशनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च सिंथेसिस होता है पी सीड्स में, वो एक जीन से कंट्रोल होता है बी और बी।
स्टार्च इफ़ेक्टिवली बनता है कैपिटल बी से, और इसलिए जो बड़े लार्ज स्टार्च ग्रेन होते हैं वो बन जाते हैं। और इनके अलावा देखें तो ये रिसेसिव है, ये कम एफिशिएंसी का स्टार्च करेगा, तो छोटे छोटे दाने बनेंगे। मैच्योरेशन के बाद ये जो सीड्स होती हैं बी और बी, ये राउंड होती हैं, छोटी वाली रिंकल्ड होती हैं। हेट्रोजाइगस राउंड सीड्स बनेंगी, तो ये पता चलता है कि जो बड़ा वाला कैपिटल है वो डोमिनेंट है। एग्जाम में भी अगर कैपिटल है तो वो डोमिनेंट रहेगा, और अगर दोनों साथ में है तो वो इंटरमीडिएट हैं, बीच वाले। Therefore, dominance is not an autonomous feature of the gene or the product that has information for. It depends on the gene product and production of particular phenotype from this produce. Does not particular phenotype that we choose to examine in case of more than one phenotype is influenced by the same gene. एक जीन से एक से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है फिनोटाइप का। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन यानी कि अब इसमें जो अभी तक हम क्रॉस कर रहे थे वो छोटे छोटे क्रॉस थे, अब इसमें बड़े क्रॉस आएंगे, और इसमें हम दो दो चीज़ों को साथ में लेंगे, दोनों की सेल्फिंग करवाएंगे। अब जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है इस पेज पर, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक अलग से पेज पे करके इसको दिखा देती हूँ। तो उस पूरे पेज की वीडियो को हम इस पर बनाएंगे। सबसे पहला उन्होंने लिया राउंड और येलो, तो हम दो ट्रेड्स एक साथ पढ़ रहे हैं, यानी सीड राउंड कलर की है और सीड येलो कलर की, ये हमारा पहला ट्रेड हुआ। दूसरा है रिंकल्ड, यानी सिकुड़ी हुई जो सीड है वो और ग्रीन कलर की है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हुआ, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ लिख लेते हैं राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। अब हमको पता है दोनों में से, इन दोनों में से हमको एक लेना पड़ेगा और इसमें से हमको एक लेना पड़ेगा। इससे ये गैमीट्स हैं हमारे। ठीक है, गैमीट्स ऐसे ही बनते थे पहले, जब याद है जब हमारे पास एक एक जीन हुआ करता था, जैसे कि हमारे पास यही थे बस, तो हम दोनों में से एक ले लेते थे और इसमें से एक ले लेते थे। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है, इन दोनों में से एक लेंगे, इनमें से एक लेंगे और इसमें से एक और इसमें से एक। अब ये हमारे गैमीट्स बन गए, और यही हमारी जो है F1 जनरेशन अगर हम देखेंगे तो F1 जनरेशन ये बन गई। अब हमें करानी है इसकी सेल्फिंग। सेल्फिंग के लिए हम कैसे लेंगे, पहले एक कैपिटल R और एक स्मॉल y लेंगे, एक स्मॉल r और एक कैपिटल Y, एक कैपिटल R और स्मॉल y, और स्मॉल r और स्मॉल y। ये हमारे चार गैमीट्स बन गए। सेल्फिंग मतलब सेम हमको यहाँ पर भी लेना पड़ेंगे, तो सेम हम जब यहाँ पे लेंगे तो वही बनेगा आर वाई और स्मॉल वाई। अब हम इनकी करवा देंगे ऐसे क्रॉसिंग, ये बन गए, सब कैपिटल है इसमें, आर वाई, इसमें आर कैपिटल है और वाई और इसमें, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, और y को, छोटे y को ऐसे बनाना है, बड़े y को ऐसे बनाना है, ताकि हमें पता रहे डिफरेंस दोनों में। आर वाई वाई ऐसे ही सेम यहाँ पर लेंगे हम। कैपिटल स्मॉल आर वाई स्मॉल, आर स्मॉल। तो ये हमारे सब बन गए। अब हम देखें अगर तो जो राउंड और येलो बनेंगे, हमको पता है राउंड और येलो बनने के लिए एक आर बड़ा होना चाहिए, एक वाई बड़ा होना चाहिए। तो कितने ऐसे हैं जिनमें एक आर और एक वाई बड़ा है, तो हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ढूंढो इसमें से 8 9। तो कितने हैं जो हमारे राउंड और येलो बनेंगे, 9।
इसके बाद कौन कौन से हैं जो राउंड और ग्रीन बनेंगे? ग्रीन के लिए स्मॉल y होना ज़रूरी है, तो स्मॉल y और स्मॉल, अब क्योंकि राउंड है, राउंड के लिए तो हमें बड़ा R चाहिए, और ग्रीन है तो इसके लिए हमें छोटा y चाहिए। तो कैपिटल R और छोटे y किस में है? सिर्फ 3 है। राउंड और ग्रीन का रेशो आ गया 3। ऐसे ही हम देखेंगे रिंकल्ड चाहिए हमें, रिंकल्ड यानी स्मॉल r चाहिए, और येलो चाहिए, येलो यानी कैपिटल Y चाहिए। तो ये भी 3 ही है। आप खुद भी करके देखना इसको एक बार बनाकर बुक में से, और फिर एक बार बिना देखे। तो ये रिंकल्ड और ये भी 3 आ गए। और अब लास्ट में बचता है रिंकल्ड और ग्रीन, जो हमारा बेसिक है, जिसमें दोनों छोटे हैं, तो वो बचा हुआ है एक बस। तो जो लास्ट वाला रिंकल्ड और ग्रीन चाहिए वो आ जाएगा 1। तो इसका फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? 9:3:3:1। ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हमको याद रखना है, ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हमने जो इसके पहले करा था वो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। मोनो का मतलब था कि हम एक ही तरीके का जीन ले रहे थे, हाँ हम एक ही तरीके का जीन ले रहे थे। डाई मतलब 2 है, क्योंकि हम 2 टाइप की चीज़ें ले रहे हैं, डबल क्रॉस है। 9:3:3:1। ठीक है, तो ये हमारा 2 जीन का इनहेरिटेंस हो गया। अब इसके बेसिस पे हमारे पास आगे क्या आता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो अभी हमने देखा। तो इसका रेशो क्या रहेगा? 9:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से हुआ है। अब हम इसमें सिर्फ यही चीज़ पढ़ने की होती है कि आपको क्रॉस करना आ रहा है और आपका जो रेशो है वो कितना आ रहा है। अब इसके बाद आई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या थी ये? मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से 19 तक उसका वर्क जो है वो बाहर नहीं आ पाया। क्यों? ये भी पूछते हैं कि क्यों मेंडल अपना वर्क जल्दी पब्लिश नहीं करवा पाया था। इसलिए क्योंकि उस टाइम पर कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं था कि इतना पब्लिसाइजेशन हो जाए, मीडिया इतना अच्छा नहीं था। सेकेंडली, जो उसका जीन का कॉन्सेप्ट था वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट का था, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट आते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो इस एक्सप्लेनेशन को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा, जो मेंडल का अप्रोच था वो मैथमेटिक्स का था, और इसलिए जो बायोलॉजिस्ट थे वो उस टाइम के इसको अनएक्सेप्टेबल मानते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 90s में 3 साइंटिस्ट आए, डी विरीज, कॉरेंस और वॉन टेशमार्क। ठीक है, और इन्होंने रीडिस्कवर करे जो मेंडल के रिजल्ट थे उस टाइम पर। और क्योंकि अब तक आते आते माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो गया था, तो साइंटिस्ट ने केयरफुली और चीज़ों को पढ़ा, जिससे पता चला न्यूक्लियस में कुछ स्ट्रक्चर थे जो डबल थे और डिवाइड हो रहे थे सेल डिवीजन के पहले। उन्होंने इनको नाम दिया क्रोमोसोम्स। कलर्ड बॉडी, क्योंकि वो स्टेनिंग करके देखते थे। और 1902 तक आते आते जो क्रोमोसोम मूवमेंट मियोसिस के टाइम देखा गया, उस सब उन्होंने करके देख लिया पूरा। वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी दोनों ने नोटिस करा कि क्रोमोसोम पैरेलल थे जीन्स के। और उसके बाद इन्होंने माइटोसिस में उसकी स्टडी करी। हमने भी बिहेवियर स्टडी करा है। माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है एक जैसा, और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी इसमें तो नंबर सेम रहता है पर इसमें नंबर हाफ हो जाता है। इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे याद करने की है कि जो क्रोमोसोम है और जीन्स हैं दोनों ही पेयर्स में आते हैं। होमोलोगस साइट्स पे होमोलोगस क्रोमोसोम लोकेटेड होते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द 2 क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइड एट मेटाफेज प्लेट इमीडिएटली। ये पूरा बना के दिया हुआ है कि कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है मियोसिस 1 के एनाफेज में, और दोनों तरफ ये मियोसिस सेकेंड और ये जर्म सेल के, ये किस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे वो डिवाइड हो जाते हैं। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of pair of chromosome and would lead to the segregation of pair of factors they carried. अब उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ कि अगर इनके पेयरिंग और सेपरेशन होगा तो इससे इनके अंदर जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है जिसे हम जीन्स बोलते हैं वो भी सेपरेट हो जाएगा। इसके बेसिस पर उन्होंने दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
और इसके जस्ट बाद ही थॉमस हंट मॉर्गन ने एक और डिस्कवरी करी। मॉर्गन ने कुछ टाइनी फ्रूट फ्लाइज के साथ में काम करा जिसे हम डॉर्सोफिला मेलानोगैस्टर भी कहते हैं। फ्रूट फ्लाइज क्या होती हैं, जब भी हम किचन में कुछ चीज़ खुली छोड़ देते हैं तो हमने देखा होगा कि उसके ऊपर छोटे छोटे मच्छर के जैसे आ जाते हैं, वो होती है फ्रूट फ्लाइज, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर भी कहा जाता है। ये स्टडीज़ के लिए काफ़ी सूटेबल थी, क्यों? क्योंकि इन्हें सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे उगाया जा सकता था, ग्रो करा जा सकता था। इनकी लाइफ साइकिल 2 वीक्स में ख़त्म हो जाती है, अच्छा है जल्दी से फिनिश हो जाती है। एक सिंगल मेटिंग से ये बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोजेनी यानी इनके बच्चे जो हैं अगर ये मेटिंग करते हैं तो जल्दी से बन सकते हैं। तो इसके बाद लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक टर्म आया, मॉर्गन ने जो दिया था। उन्होंने बताया कि कोई भी फिजिकली एसोसिएटेड 2 जीन्स हैं तो उसने लिंकेज नाम दे दिया उसको कि वो लिंक करते हैं, और अगर फिजिकल एसोसिएशन है जीन का क्रोमोसोम पे तो उसे रिकॉम्बिनेशन बोल दिया जाता है। अगर 2 जीन साथ में है तो उसे लिंकेज बोलेंगे, अगर जीन और क्रोमोसोम साथ में है तो उसे रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। मॉर्गन और उसके ग्रुप ने ये भी ढूंढा कि जब जीन्स ग्रुप्ड होते हैं सेम क्रोमोसोम पे तो कुछ जीन होते हैं वो बहुत लाइटली लिंक्ड होते हैं जिनका रिकॉम्बिनेशन कम होता है। तो जितना ज़्यादा टाइटली लिंक्ड होंगे उनका रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा कम होगा। और उन्होंने इसको मैपिंग के ज़रिए नाप के भी बताया था, पर ये आप लोगों के कुछ काम का नहीं है, आपके एग्जाम्स में नहीं आता है। अब हम सीधे आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सेक्स डिटर्मिनेशन पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, पर फिर एक साइंटिस्ट आए हैंकिंग जिन्होंने सब चीज़ों को स्टडी करा और उन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया। किसको नाम दिया? एक स्पेसिफिक उन्होंने देखा स्ट्रक्चर था स्पर्मेटोजेनेसिस में कि 50% स्पर्म मिल रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, लेकिन 50% स्पर्म नहीं मिल रहे थे, जिसको उन्होंने एक्स बॉडी बोला। अब आगे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला जो एक्स बॉडी थी वो एक क्रोमोसोम था, एक्स क्रोमोसोम जिसको बोला गया, और इसे ऑब्जर्व करा गया है कि ये एक्स ओ ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स। इसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोला गया, क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स बोलते थे। ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। ग्रास ओपर एक्स ओ टाइप का है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम वेयर एज फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ, मतलब कि मैं बताती हूँ, जैसे ह्यूमंस में होता है कि हमारे मेल्स के पास होते हैं एक्स वाई, हमारे पास होता है एक्स एक्स। ठीक है, मान लीजिए अगर ह्यूमन से सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में अगर हम देखते हैं तो हमारे मेल्स में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल्स में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब जब स्पर्म आता है तो या तो उससे एक्स आएगा या उससे वाई आएगा। तो पहली कंडीशन होती है अगर मेल से एक्स आया है तो, क्योंकि फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स ही है, वो भले ये वाला एक्स आए या ये वाला एक्स आए उसको तो देना एक्स ही है। तो सेक्स बच्चे का किससे डिटरमाइन होता है कि मेल के स्पर्म से हमें क्या मिल रहा है। तो अगर हमें मेल के स्पर्म से एक्स मिल रहा है और फीमेल का भी एक्स मिला तो जो बच्चा बनेगा वो फीमेल चाइल्ड होगा, जो बेबी होगा वो फीमेल होगा। सेकंड कंडीशन है अगर वाई आता है तो, अगर मेल के स्पर्म से हमें वाई मिल रहा है और फीमेल से एक्स मिल रहा है तो ये बनेगा मेल चाइल्ड, क्योंकि मेल चाइल्ड के पास एक्स वाई है और फीमेल चाइल्ड के पास एक्स एक्स होता है। तो अब हम जो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं उसमें एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी कि ग्रास ओपर के पास में एक्स वाई की जगह एक्स ओ होता है और फीमेल के पास में एक्स एक्स होता है। ठीक है, ऐसे टाइप को हम मेल हेटेरोगैमेटी भी बोलते हैं, मेल हेटेरोगैमेटी। जैसे जो ये होते हैं हमारे बर्ड्स अगर हम देखें, या फिर ये जो लिखा हुआ है बहुत सारी बर्ड्स में फीमेल के पास पेयर होता है डिसिमिलर का, ये जेड और डब्ल्यू। जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी फीमेल थी उसके पास सेम क्रोमोसोम थे, डिसिमिलर क्रोमोसोम नहीं थे, सेम थे एक्स एक्स, पर इसमें जो फीमेल है उसके पास जेड और डब्ल्यू है डिसिमिलर, लेकिन इसका जो मेल है उसके पास सेम है। यानी कि इसमें किससे डिटरमाइन होगा? फीमेल से सेक्स। हमारे में मेल से होता है क्योंकि उसके पास अलग क्रोमोसोम है, हमारे पास एक्स एक्स ही है, हम एक्स एक्स ही दे सकते हैं, दोनों में से जो एक्स चला जाए। तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का काम फीमेल का हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। ह्यूमंस में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं।
म्यूटेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। म्यूटेशन एक फिनोमेना होता है जिसमें हमारे डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाते हैं। अब क्योंकि डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो क्योंकि डीएनए की सीक्वेंस चेंज हो गई तो हमारा जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा, हमारा फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। तो म्यूटेशन एक अनादर फिनोमेना है जिससे डीएनए का वेरिएशन हो सकता है। म्यूटेशन किस किस चीज़ों से हो सकता है? डिलीशन से, इंसर्शन से, किसी भी चीज़ से हो सकता है कि अगर एक बेस पेयर ज़्यादा लग गया, एक बेस पेयर कम लग गया। लेकिन मेनली अगर हम देखें तो एक सिंगल बेस पेयर जो होता है डीएनए का, उससे भी हो सकता है, जिसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिलीशन और इंसर्शन हो सकता है किसी भी डीएनए में, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम देखें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो मेंडेलियन बीमारी थी, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक तो थे मेंडेलियन, दूसरे थे क्रोमोसोमल। तो मेंडेलियन म्यूटेशन की वजह से है, जिसको हम अब पढ़ेंगे। पहला इसमें आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। पूछते हैं किससे लिंक्ड है, ऑटोजोमल है कि सेक्स है? सेक्स लिंक्ड है। रिसेसिव है या डोमिनेंट है? रिसेसिव है। क्यों होता है? आइदर रेड या ग्रीन कोन ऑफ आई में अगर डिफेक्ट है तो, जिससे हम रेड और ग्रीन कलर को नहीं देख पाते हैं। जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं उन्हें रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंस बताने में दिक्कत होती है। ये डिफेक्ट क्यों होता है? म्यूटेशन की वजह से। बहुत सारे जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। ये मेल्स फीमेल्स में मिलता है, मेल्स में ज़्यादा मिलता है क्योंकि जीन्स जो है रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के, वो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। मेल्स के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम एक्स का होता है, फीमेल्स के पास दो होते हैं। यानी अगर फीमेल्स में एक में खराबी आ भी जाती है तो उसके पास दूसरा भी है, पर मेल्स के पास एक ही है, इसलिए मेल्स में ज़्यादा होता है। अ सन ऑफ अ वुमेन, यानी एक ऐसी लेडीज़ जिसके पास ये जीन है, तो उसके बच्चा है, अगर उसका लड़का है कोई, इसमें 50% चांस रहेगा कि वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। द मदर इज़ नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज़ रिसेसिव। जीन छोटा है इसलिए मदर नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि उसका बेबी हो। डॉटर तब तक नहीं होगी जब तक उसकी मदर कैरियर ना हो और फादर कलर ब्लाइंड ना हो। हीमोफीलिया फिर से एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है जिसमें सिंगल प्रोटीन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ अफेक्टेड। इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हीमोफीलिया में अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका ब्लड लॉस होता ही रहता है। जैसे हमें नॉर्मली चोट लगती है तो थोड़े टाइम बाद वो भर जाता है और उसमें ब्राउन कलर का प्लैक जम जाता है, पर इनमें वो नहीं जम पाता है। तो हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर होती है हीमोफीलिया के लिए, वो अपने सन्स को ये बीमारी दे सकती है, लेकिन फीमेल में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है क्योंकि इसके लिए मदर को, फीमेल जो है उसकी मदर, उसको कैरियर होना चाहिए और फादर हीमोफिलिक होना चाहिए। जो क्वीन विक्टोरिया है उनकी फैमिली में हीमोफिलिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं क्योंकि वो इसकी कैरियर थी। इसके बाद है सिकल सेल एनीमिया। ये ऑटोजोम लिंक्ड है। अभी तक हम देख रहे थे कौन से जीन पे लिंक थी, सेक्स लिंक थी, अब ये ऑटोजोम्स पे लिंक्ड है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो देखें कि जो पेरेंट्स से ये आ जाता है, इसमें ये होता कि वह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इसमें ग्लूटामिक एसिड का वैलिन से 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबुलिन चेन की। ठीक है, मान लो ये कोई चेन है जिसमें ग्लूटामिन था पहले, अब ग्लूटामिन की जगह अगर वैलिन आ गया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, जैसे सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मली हमारे आरबीसी का शेप अगर ऐसा होता है तो सिकल मतलब होता है हंसिया, तो इसमें आरबीसी का शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, आरबीसी थोड़ा अजीब से शेप का हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इसका शेप अजीब हो जाएगा तो पहले इसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरी करने की ज़्यादा थी क्योंकि इसके पास सरफेस ज़्यादा था, अब इसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्यों हो जाएगा? अब क्योंकि ये ब्लड सेल छोटा हो गया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड कम पहुंचेगा तो हमें एनीमिया हो जाएगा, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया, इसमें ये भी ऑटोसोमल है। इसमें एक एंजाइम नहीं होता है जिसमें एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और ये यूरिन के थ्रू निकलता है क्योंकि किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इसके जमा होने से हमारा ब्रेन खराब होता है जिससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। थैलीसीमिया फिर से एक ऑटोसोमल लिंक्ड ब्लड डिजीज़ है और ब्लड डिजीज़ है, और इसमें भी दोनों चेन्स के ऊपर डिफरेंस रहता है अल्फ़ा और बीटा में, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब ये हमने पढ़े थे
मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एन्यूप्लॉइडी, जिसमें या तो क्रोमोसोम आएगा या लॉस हो जाएगा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। आपको याद रखना है, भले आप साइड में लिख लें। एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल क्या हुआ, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 पे एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। मान लो क्रोमोसोम 21 पे कुछ जीन है और उसके ऊपर एक कॉपी और लगे, ट्रिपल एक्स हो गया वो। अब मान लो टर्नर सिंड्रोम, रिजल्ट्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो जाएगा, डाउन में एक बढ़ रहा था, टर्नर में एक कम हो जाएगा। अब अगर हम देखें, अगर किसी में पूरा क्रोमोसोम का सेट बढ़ जाता है तो उसे हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ये जनरली हमें प्लांट्स में दिखाई देती है। तो ये दी हुई है दोनों चीज़ें, ये ऊपर बताया है कि डाउन सिंड्रोम वालों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21 पे ट्राइजोमी हो जाएगी, यानी 3 जीन्स आ जाएंगे 21 क्रोमोसोम पे। पहले लैंडन डाउन ने इसे डिस्कवर करा था, उनके ही नाम पे इसे डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। इसके अफेक्टेड इंडिविजुअल छोटे होते हैं, स्मॉल, उनका राउंड हेड हो जाता है एकदम गोल, उनकी टंग बाहर निकल जाती है, पार्शली उनका माउथ ओपन रहता है, उनके पाम जो होते हैं, ये यानी जो हथेली होती है, ये बहुत ब्रॉड होती है, और फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट इनका रिटार्डेड यानी ख़राब होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी एडिशनल कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम पे। इससे इनका कैरियोटाइप हो जाता है 47XXY। ये याद रखने की चीज़ है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 47XXY, डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइजोमी। अब इसमें मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, यानी वो ओवरऑल तो मैन के जैसा दिखाई देगा, लेकिन फेमिनिन डेवलपमेंट उसमें स्टार्ट हो जाएगा, उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी गायनेकोमेस्टिया। और ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। और टर्नर सिंड्रोम 45XO, इसमें फीमेल स्टेराइल होती है, उनके ओवरीज कुछ काम की नहीं होती और उसमें उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होते। तो ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।